लगातार मेरे किंडल ऐप ने एक 13-14 साल की लड़की द्वारा लिखित किताब की सिफारिश की और मैं उसे अनदेखा करती रही क्योंकि मुझे इस किताब से उम्मीदें कम थी और एक 13 साल की लड़की की डायरी मेरे जैसे युवती के लिए क्या प्रदान कर सकती है, सोचकर मैं उसे टालती रही। पिछले जून टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हमें एन फ्रैंक की डायरी क्यों पढ़नी चाहिए लेख ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ाया और तब मैंने यह किताब उठाई। यहाँ मैंने किताब शुरू की और वहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ और तभी मुझे पता था कि ये कैसे ख़त्म होने वाला है। मेरा मतलब किताब से है। इसे पढ़ते समय एन ने जो भविष्यवाणी की थी मुझे वैसा ही महसूस हुआ। क्या किसी ने सोचा होगा कि एक जवान लड़की के मन में इतना सब कुछ चल रहा है? नमस्ते श्रोताओं, मैं सुभाषिनी Books.com के एक और प्रेरणादायक प्रकरण में आपका स्वागत है। आशा है कि आप पॉडकास्ट और YouTube दोनों पर मेरी समीक्षाओं और सारांशों का आनंद ले रहे हैं। लोगों की तुलना में कागज़ में अधिक सहनशीलता है। हर बार जब मैं इन शब्दों को पढ़ती हूँ और उन पृष्ठों को खोलती हूँ, मैं उस सीक्रेट एनेक्स में पहुँच जाती हूँ जहाँ एन एक कोने में बैठकर अपनी डायरी लिखा करती थी। जी हाँ, आज की किताब है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। शुरू से ही मैंने एन की लेखन शैली को आकर्षक पाया। शायद इसका कारण यह है कि ये एक डायरी है और डायरी लेख आमतौर पर काफ़ी मोहक और अकृत्रिम होते हैं और मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे। एन ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी किशोर अवस्था की घुमक्कड़ बातें विचारों का खजाना बन जाएगा, विचार जो पीढ़ियों को हिला दें। और एन भी अपने भावनाओं, अनुभवों और उम्मीदों को अपनी डायरी किटी में लिखने से नहीं हिचकिचाती। मैंने कहीं सुना है कि सिर्फ वे ही डायरी लिखते हैं जो मानते हैं और जानते हैं कि वे सही हैं। सच कहूँ तो इस डायरी में उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं जो किशोर अवस्था में मेरे मन में भी थी, लेकिन मुझ में उसे लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जिस तरह उसने अपने किशोर चिंतन और कमजोरियों का विवरण किया है वह आलोचना से परे है। जिस सटीकता से वह अपने हम उम्रों के साथ अपने रिश्तों को, अपने परिवार वालों को, युद्ध के मामलों को, विश्वास और दर्शन जैसे विषयों को चित्रित करती है वह आकर्षक है। हम में और इस सम्मोहक उत्साही युवती में कई समानताएं हैं, जैसे कि वह भी फिल्मी कलाकारों में रुचि रखती है, माँ बेटी के रिश्ते के बारे में बात करती है और अधिक सोचने वाले दिमाग के बारे में बताती है। उसकी इच्छा है कि कोई उसे जज किए बिना स्वीकार कर ले और मुझे लगता है कि यह भावना हम सब में गूंज रही है। यदि आप एन को नहीं जानते हैं तो वह एक यहूदी लड़की है जो अपने पिता, जिन्हें वह पिम पुकारती है, माँ और अपनी बड़ी बहन मार्गो के साथ रहती है। जब मार्गो को एसएस से एक कॉल अप नोटिस आता है, मुझे लगता है कि एसएस जर्मन डिफेंस कॉर्प्स का कोई शॉर्ट फॉर्म है, उसे मजबूरन एक गुप्त स्थान में छुपना पड़ता है। उत्पीड़न के डर से 3 जनों का एक और परिवार जो वैन डांस के नाम से जाने जाते हैं उनके साथ हो लेते हैं और बाद में एक बूढ़े दंत चिकित्सक डुसेल उसी जगह छिपने आते हैं। और यही वह जगह है जहां एन 2 साल बिताती है और डायरी लिखना शुरू करती है। वह अपने साथ एनेक्स में रहने वाले लोगों की विशिष्टताएं और व्यक्तित्व के बारे में लिखती हैं। साथ ही साथ उसके प्यार के कोमल भावनाओं, माता पिता के प्रभुत्व के खिलाफ उसका विद्रोह और उसकी राय को दबाने पर उत्तेजना प्रकट करती है। एक 13 साल की लड़की की तुलना में एन कुछ ज़्यादा ही मुखर है। जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण ने मुझे चकित कर दिया। उसका मन उसके उम्र से परे है, जो तड़प से भरा है। वह यात्रा करना चाहती है, सीखने की इच्छा रखती है और एक लेखक बनना चाहती है। उसके शब्दों के माध्यम से मैं उनमें लाखों यहूदियों के चेहरे देखती हूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नज़रबंदी शिविरों में मारे गए। अपने घर के आसपास चहकती, दोस्तों के इर्द गिर्द मजाक करती, आंखों के कोने से लड़कों को देखने वाली और अपने प्रिय शिक्षकों के सम्मुख शरारती और हाजिर जवाबी एन जैसे जैसे किताब आगे बढ़ता है, प्रत्येक दिन धीरे धीरे
एक स्वतंत्र नवयुवती बनती जाती है। एन अपने डायरी में ठेठ किशोर अनुभवों को बुनती है, जैसे हार्मोन, यौवन, क्रश, तर्क, माँ के साथ गलतफहमियां और परिवार के तनाव। छुपे रहने के डर के साथ साथ कालाबाजारी का राशन, पैसों की कमी और भोजन की कमी के बारे में भी लिखती है। लेकिन मेरी जान पहचान का कोई किशोर एन के जितना अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह लिखती है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरा एक लक्ष्य है, मेरी अपनी राय है, एक धर्म है और प्यार है। यदि मैं ही रहूं तो मैं संतुष्ट रहूंगी। प्रकृति के राहत के बिना यह बहुयामी लड़की कारावास में बहुत पीड़ा महसूस करती है। पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध और ऊपर से कोई दोस्त नहीं जिनके साथ वह अपने मूड के उलझनों को बांट सके। खबर सुनने के लिए सिर्फ एक रेडियो और एक खिड़की। एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह एन की चिंता और अवसाद में मैंने खुद को पाया। खासकर लॉकडाउन के बीच मेरी अवस्था भी कुछ ऐसे ही थी। मैं एकसारता महसूस कर रही थी और अपने विचारों को उसके शब्दों में गूंजता पाया, जब वह कहती है, मैं तरस रही हूँ, वास्तव में तरस रही हूँ, सभी के लिए, बातचीत, स्वतंत्रता, दोस्तों के लिए, अकेले रहने के लिए। मैं तरस रही हूँ, रोने के लिए। मुझे निश्चित रूप से ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि कई बार यह बहुत वास्तविक लग रहा था। विश्व इतिहास के बारे में हमारी समझ व्यापक है या सीमित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामान्य धारणा तो यही होगी कि वह एक युद्ध काल था और वे छिपाव में थे। वे हर समय दुखी रहे होंगे। ऐसी जिंदगी में क्या किसी को कोई अच्छाई दिख सकती है? लेकिन मैंने इस किताब में आशा की गहरी भावना, दयालुता और यहाँ तक कि कुछ अनपेक्षित जगहों में हास्य पाया। पीटर से उसकी दोस्ती, साहित्य, इतिहास और पौराणिक कथाओं के प्रति उसका लगाव केवल उसके वर्णन के सागर में बूंदे हैं। हालांकि एन को हरदम गेस्टापो द्वारा पकड़े जाने का डर था और इमारत के आसपास लगातार बंदूक चलने की आवाज़ें थी, फिर भी वह भविष्य के बारे में लिखती है। युद्ध के बाद क्या होगा जब वह स्कूल जाएगी, और लेखक बनने के सपने के बारे में लिखती है। मैं उसे आशावादी क्यों न कहूँ। कठिन परिस्थितियाँ एक को परिपक्व और जिम्मेदार बनाती है, किंतु एन के मामले में उसे अपने समय से पहले ही परिपक्व होने के लिए मजबूर किया गया है। वह खुद लिखती है, जब मैं मुड़कर 1942 में अपने जीवन को देखती हूँ, सब कुछ असत्य लगता है। वो एन फ्रैंक इन 4 दीवारों के भीतर बुद्धिमान हो गई से अलग है, और पूरे पुस्तक के दौरान वह प्रगतिशील ही रही है। वह अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। विशेष रूप से इन पंक्तियों में ये साफ झलकता है। मैंने मन बना लिया है कि मैं अन्य लड़कियों से अलग जीवन व्यतीत करूंगी, और बाद में मैं एक साधारण गृहिणी नहीं बनना चाहती। पति और बच्चों के अलावा मैं अपने आप को कुछ और विषयों में समर्पित करना चाहती हूँ। इन शब्दों में वो मुझे इस युग की स्वतंत्र महिलाओं की एक प्रतिनिधि के रूप में नजर आती है। इन दिनों के किशोर कपड़े और श्रृंगार कुछ अधिक पसंद करते हैं, किंतु एन को कपड़ों से अधिक यादें मायने रखते हैं। पीढ़ियां अपनी मासूमियत खो रही है, मगर बहुत अलग तरीकों से। निराशा के माहौल में कृतज्ञता का अभ्यास करने वाली एक किशोरी की कल्पना कीजिए। मैं कई चीज़ों के लिए धन्य हूँ। मेरी खुशी, मेरा हंसमुख स्वभाव और शक्ति के लिए। उसके चारों ओर सौंदर्य देखने की क्षमता, वर्तमान में जीने की खूबी, और कैसे वह अभी भी अपने पास उपलब्ध चीज़ों के लिए आभार प्रकट करती है, ये सब मुझे हक्का बक्का करती है। हमें अभी भी जीवन से प्यार है। अब तक हम प्रकृति की आवाज़ भूले नहीं हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, सभी की उम्मीद करते हैं। क्या यह हमारी वर्तमान स्थिति को प्रतिध्वनित नहीं करता? ये कितना क्रूर है ना, कि लाखों लोगों की आशाएं और सपने केवल कुछ लोगों के विचारहीन कार्यों की वजह से नष्ट हो जाते हैं।
मैंने किताब बीच में ही छोड़ दी क्योंकि इस महामारी में जीवन कुछ कम शोकजनक नहीं था। लेकिन अंत में मैंने 2021 के लॉकडाउन के दौरान इसको पूरा किया। ये उन किताबों में से है जिन्हें पूरा करने पर एक चुप्पी सी छा जाती है। यह मनोरंजन के लिए लिखा गया उपन्यास नहीं है, यह एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है जहाँ एक दिल प्रदर्शन पर है। प्रलय के दौरान लोगों को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसका निष्कपट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपनी डायरी के माध्यम से एन ने उस बुरी दुनिया का सबसे अच्छा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसमें वह रहती थी। सब कुछ कहने के बाद अब समीक्षा के लिए कुछ नहीं बचा। इसे युद्ध के विकारों पर लिखित खाते के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों की तरह व्यर्थ नहीं रहना चाहती। मैं उपयोगी होना चाहती हूँ या सभी लोगों को खुशी देना चाहती हूँ, यहाँ तक कि उनको भी जिनसे मैं कभी मिली नहीं। मैं अपनी मृत्यु के बाद भी जीना चाहती हूँ। सच है, उसके शब्दों में शक्ति है, उनमें बदलाव लाने की और मानव जीवन को मात देने की शक्ति है। उनमें उसके जीवन को यादगार बनाने की शक्ति है, जबकि हर समय उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर रही। एन के पिता ओटो फ्रैंक को धन्यवाद। उनके परिवार में प्रलय में जीवित रहने वाले वे एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने एन की डायरी प्रकाशित करने का फैसला किया और अब वह अपने लेखन द्वारा जिए जा रही है। यदि आप उसे सजीव देखना चाहते हैं तो एक युवा लड़की की डायरी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ें। यह किताब 70 भाषाओं में उपलब्ध है। मैं इसे आजकल के किशोरों को सिफारिश करूंगी क्योंकि इस युग के युवा हम बड़ों से भी काफ़ी अकेला महसूस करते हैं और उनमें दृढ़ता और कृतज्ञता सीखने की कमी है। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई। अधिक सकारात्मक और मनोरम पुस्तक समीक्षाओं के लिए books.com को फॉलो ज़रूर करें। कृपया इस पुस्तक के बारे में अपने विचार और सुझाव हमारे साथ books.com के YouTube चैनल पर शेयर करें या books.com by subhashini@gmail.com पर मुझे लिखें। अपडेट रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।